नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्यावरण की अवधारणा और पर्यावरण में यानी हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में जो है डिटेल में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः जो है इकोलॉजी पर है और जिसमें हम इकोसिस्टम की भी शुरुआत करेंगे। तो इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी के घटक क्या हैं और कितनी तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या यूँ कहिए कि अगर पर्यावरण हम पढ़ते हैं तो उसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से जो है डिटेल में हर चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ये होता क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि पर्यावरण में जो है कई सारी जो है क्रियाएं एक साथ चलती हैं, यानी कई सारी परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। और वो परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि जीवों का उनके पर्यावरण से, उनके नेचर से जो है जो इंटर रिलेशन होता है, उसके कारण बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इसी जो है इंटर रिलेशन के अध्ययन को, यानी जीव और उसके पर्यावरण के जो इंटर रिलेशंस के अध्ययन हैं, उनको हम जो है इकोलॉजी या जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो पर्यावरण या प्रकृति के सभी प्रकार के घटकों के बीच निरंतर अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप चलती रहती है, क्रियाशील रहती है, और इसी कारण भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। सभी घटक परस्पर अंतर निर्भर होते हैं। आप जानते हैं जितने भी घटक हैं, क्योंकि पौधे के बिना मनुष्य, मनुष्य के बिना पौधा, और उसके अलावा जो है जैसे कि हम बात करते हैं पोषक लेवल की, तो प्राइमरी जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद कंज्यूमर होता है, उसके ऊपर डिकम्पोजर होता है। तो सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं, सब एक दूसरे से अंतर संबंधों में बंधे हुए हैं, चाहे वो भोजन के कारण बने हुए हों, चाहे ऊर्जा के ट्रांसफर के कारण बने हुए हों। तो संबंध किसी प्रकार का भी हो सकता है। इसके अलावा जो है कई सारे जो है भू जैव रासायनिक चक्र होते हैं जिसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तो सब कुछ जो है आपस में कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इनका जो है जो संतुलित चक्र, जो बैलेंस साइकिल चलती रहती है, वही जो है हमारी इकोसिस्टम के अध्ययन का या इकोलॉजी के अध्ययन का जो है एक केंद्र बिंदु होता है। और प्रकृति की यह व्यवस्था सदैव एक निश्चित दिशा की ओर संचालित होती है, यानी इकोसिस्टम या जो इकोलॉजी है वो एक जो है निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। तो प्रकृति के विभिन्न घटकों की क्रियाशीलता से उत्पन्न संपूर्ण संतुलित व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में प्रस्तुत की थी, और उन्होंने जो है इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा उस समय के हिसाब से देने का प्रयास किया था। तो वो परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम वह तंत्र है, यानी वह सिस्टम है जो पर्यावरण के संपूर्ण जैविक यानी जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनके पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। अथवा इसको दूसरी तरह से हम कह सकते हैं, इकोसिस्टम प्रकृति का वह तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की संरचना व कार्यों का पारिस्थितिकी संबंध निश्चित नियमों के अनुसार और गतिज संतुलन से। गतिज संतुलन का मतलब डायनेमिक बैलेंस। यहाँ पर जो है डायनेमिक बैलेंस का मतलब यह है कि हमेशा ये एक इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, हमेशा ये परिवर्तित होता रहता है, यानी ये डायनेमिक है ना कि स्थिर है। तो ये डायनेमिक बैलेंस में रहता है तथा ऊर्जा व पदार्थों का प्रवाह सुनिश्चित मार्गों से होता रहता है। तो एक इन्होंने स्टैंडर्ड परिभाषा जो है देने का प्रयास किया था, और आज भी जो है इस परिभाषा में कोई कमी नहीं है, इसको हम एज इट इज जो है पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब ये जो इकोलॉजी शब्द है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से आए थे, लेकिन जो पर्टिकुलर टर्म क्वाइन हुआ था वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और उन्होंने इसको ओएकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था। जो ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओकियोस मतलब हाउस यानी किसी का घर, और लोगोस का मतलब हमेशा स्टडी होता है, अध्ययन, यानी किसी के हैबिटेट का। घर का यहाँ मतलब है कि हैबिटेट का जो है कि पर्यावरण में वो कहाँ पर रहता है, उसके हैबिटेट का अध्ययन जो है उन्होंने कहा था इकोलॉजी होता है।
और इसी का जो हमने हिंदी ट्रांसलेट किया वो है पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो ये इसी तरह से जो है पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजिकल साइंस के रूप में जो है ये ब्रांच निकल कर आई, जो है पर्यावरण से अलग होकर। यूजीन ओडम ने पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं काल के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो देखिए ये यहाँ पर इतनी सारी परिभाषाएं बताने का आपको केवल यही उद्देश्य है कि कभी कभी एग्जाम में जो है एक परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये जो है परिभाषा या इस तरह से किसने परिभाषित किया है। तो यूजीन ओडम ने जो है पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं काल के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल जीव और उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जनसंख्या का अध्ययन भी होता है, कम्युनिटीज का भी अध्ययन होता है, इकोसिस्टम्स के भी होता है, बायोम्स होता है, बायोस्फीयर का भी अध्ययन होता है। ये सब जो है इसमें शामिल होता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी और मतलब जीव आपस में जीव से जीव का संबंध और साथ में जीव का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से, भौतिक वातावरण से के मध्य जो इंटर रिलेशन स्थापित होता है, और इस पूरे इंटर रिलेशन का जो है एक साथ अध्ययन हम जो है इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब इकोलॉजी में जो है कई सारे सिस्टम्स चलते हैं जिनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक अगर हम इकोसिस्टम या जो है एक इकोसिस्टम या एक परितंत्र की बात करें तो उसमें कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए कि इकोसिस्टम में कुछ खास मूलभूत विशेषताएं जो है सभी में पानी चाहिए। तो कैसे इसको हम देखेंगे? किसी पारिस्थितिकी में जैविक समुदाय यानी जो बायोटिक कम्युनिटी है और जो उसके साथ में अजैविक घटक है। अजैविक घटक में सारे फिजिकल चीजें आ जाएंगी, जैसे जल है, वायु है, भूमि है, मिट्टी है, ये सब उसमें आ जाएंगी। तो इनके जो अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी फंक्शनल जो यूनिट्स हैं, इनको एक परियंत्र, एक इकाई कहेंगे और इसी इकाई को हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। तो इसको फिर से समझिएगा कि किसी भी परिस्थितिकी में यानी कोई भी एक जो है इकोसिस्टम इकोलॉजी है, उसमें हमने एक कम्युनिटी को ले लिया या एक स्पीसीज को ले लिया, कम्युनिटी का आपस में संबंध, साथ में उस कम्युनिटी का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से संबंध, इनका जो है हमने इनको क्या मान लिया? एक इकाई मान लिया। हालांकि कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं होती, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती, लेकिन जब हम केवल एक इकोसिस्टम की बात कहते हैं तो हमने उसको जो है एक इकाई मान लिया कि जो है जो जैविक समुदाय है और उसके जो अजैविक घटक हैं वो जो है आपस में जो है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल यूनिट के रूप में उसको हमने एक पारिस्थितिकी तंत्र कह दिया। अब जब कई सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो बायोम बनते हैं, वो अलग चीज है, उसको आगे पढ़ेंगे। ये कैसा होता है? एक ओपन जो है सिस्टम होता है, ये खुला तंत्र है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम किस प्रकार का तंत्र है, बंद तंत्र है, खुला तंत्र है, बंद और खुला दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, ये खुला तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थों और ऊर्जा का निवेश यानी बाहर से जो है ऊर्जा आती है, ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य के एनर्जी के रूप में आती है जिसको प्रोड्यूसर्स लेते हैं, प्रोड्यूसर्स जो है के बाद उसको जो है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर में ट्रांसमिट होते होते डिकम्पोज होके फिर से जो है वो सूक्ष्म या जो है सरलतम जो है अपने फॉर्म में CHON के फॉर्म में टूट जाती है और वो फिर से जो है वायुमंडल में विभिन्न चक्रों के माध्यम से घूमता है। तो यानी कि ऊर्जा का निवेश होता है, बहिर्गमन भी होता है, और ये काम जो है कैसे होता है? सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है। अगर ये प्रक्रिया रुक जाएगी तो जो है दुनिया में कहा जाएगा कि अब लाइफ खत्म हो गई है, अब जीवन नहीं चलेगा। परितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, यानी परितंत्र जो होते हैं वो खुद ही जो है नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होते हैं जिनकी निजी उत्पादकता होती है, यानी उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उनकी खुद की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। एक उदाहरण जो है लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं जो है पॉन्ड इकोसिस्टम की।
तो पॉन्ड इकोसिस्टम अपने आप में एक इकोसिस्टम है। उसमें जो है नीचे देखेंगे कि आप जो है कई सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, छोटी मछलियां होंगी, उसके ऊपर बड़ी मछलियां होंगी, फिर कुछ क्रेटिसियंस जीव होंगे, झींगा जो है बड़े, उससे बड़े होंगे, उससे बड़ी मछलियां होंगी। तो क्या होता है यहाँ पर जो है सन से जब लाइट आती है, यानी जो सनरेज होती है, उसकी मदद से जो है जो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कार्बनिक पदार्थ बनाए और साथ में एनर्जी बनाई। एनर्जी जो है फूड साइकिल के माध्यम से, खाद्य चक्र के माध्यम से या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फूड सीरीज के माध्यम से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ती गई और उसके बाद जो है जहां जहां लॉस हुआ वहां से एनर्जी वापस जा रही है। तो कुल मिला के जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, अगर उनको हम एक यूनिट मान लें तो उनकी अपनी प्राइवेट प्रोडक्टिविटी भी होती है। ये इसका जो है एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर परितंत्र में जैविक अनुक्रम यानी बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। हालांकि हम बायोलॉजिकल सक्सेशन को आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एक जो है केवल आपको परिचय कराने के लिए, सक्सेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो है इस तरह से एक बैरन लैंड है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक इकोसिस्टम की शुरुआत होनी। तो सबसे पहले क्या होगा, एकदम से पेड़ या जंगल तो यहाँ उग नहीं जाएगा, पहले यहाँ पर जो है एल्गी, फंजाई जो है और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो है जहाँ जहाँ पानी की सतह पे उगेंगे। उसके बाद जो है उससे बड़े थोड़े से पौधे वहाँ पर आएंगे, जो है मान लीजिए ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, या जो है मास वगैरह है, वो सब आएंगे। फिर जो है कुछ सालों बाद, यहाँ पर कुछ सालों का मतलब है काफ़ी साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है उनसे बड़े हैं, मान लीजिए जिम्नोस्पर्म आ गए, फिर एंजियोस्पर्म वहाँ पर उगने लगे और उनके साथ में इसी तरह से जीवों का भी क्रमिक रूप से वहाँ पर विकास होता रहेगा। एम्फीबियंस आएंगे, उससे ऊपर जो है एप्स आएंगे, फिर उसके बाद जो है निमेटोड्स और ये सब जो है एक के बाद एक आते जाएंगे। तो कुल मिला के जब तक ये एक जो है वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम, जिसमें पेड़ भी होंगे, पक्षी भी होंगे, छोटे जानवर भी होंगे, बड़े जानवर भी होंगे, तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया होती है कहीं पर भी एक इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो जैविक अनुक्रमण क्या होता है समझ गए आप, बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल सक्सेशन। परितंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है, यानी कोई भी अगर इकोसिस्टम है उसकी जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसको जो है ऊर्जा कितनी प्राप्त हो रही है। ऊर्जा विश्व में मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास क्रमिक रूप से होता है और विकास क्रम की संक्रमणकालीन दशा को सीयर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, क्रमक या सीयर कहते हैं। मतलब एक के बाद जो एक स्टेप आता है, इस स्टेप्स को हम इंडिविजुअली क्या कह सकते हैं, सीयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन किन घटकों से होता है, वो घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी जाना। एक होता है बायोटिक फैक्टर्स और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले जो है हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर यानी स्वपोषी पौधे जिनको हम जो है उत्पादक भी कहते हैं, ये पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। कंज्यूमर जो उपभोक्ता होगा वो क्या होगा, वो हेट्रोट्रॉफ होगा, यानी उसमें खुद में जो है भोजन बनाने की क्षमता नहीं होगी, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। इसके बाद जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। अब इसमें ये जो उपभोक्ता है इनको तीन कैटेगरी में हम बांटेंगे। कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये जो है सबसे छोटे जो है हर्बीवोरस जानवर होते हैं। जैसे कि एक बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है कि घास को जो है टिड्डे ने खाया, टिड्डे को जो है किसने खाया, मेढक ने खाया। तो इस तरह से प्राइमरी जो है कंज्यूमर कहेंगे। उसके ऊपर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी, इनको जो है टॉप कॉर्निवोरस कहते हैं और इनको खाने वाला जो है उस पारिस्थितिकी तंत्र में कोई नहीं होता है, यानी ये अपनी खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में जो है सबसे
टॉप पर होते हैं, जैसे जंगल में शेर होता है, क्योंकि अब शेर को खाने के लिए, शेर को जो है उससे बड़ा अगर कोई जानवर है वहाँ पर तब तो संभव है, नहीं तो वहाँ पर जो है वो शेर माना जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा घटक होता है हमारा डीकम्पोजर, जिसमें बहुत सारे जो है बैक्टीरिया और फंजाई इत्यादि आते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का डीकम्पोजिशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से जो है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे उनका पुनर्चक्रण होता है। और यह घटक जो है मरे हुए जीव जंतुओं को जो है सड़ा गलाकर जो है उनसे जो है पुनः सारे जो मिनरल्स और चीज़ों को जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब अजैविक घटक जो दूसरा हमारा जो है कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, या उसको देखते हैं। तो इसमें जो है पहले नंबर पे आते हैं अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से हो गए? जिनमें जो है कार्बन नहीं होगा, जैसे जल हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। गैसें बहुत सारी जो है आपके सामने हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। ये सभी किस में आ जाएंगे? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जीवाश्म, जो मिट्टी में जो ह्यूमस पाया जाता है जिसको हम जीवाश्म कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी का होता है जो सबसे ऊपरी लेयर में होता है, और यूरिया। तो ह्यूमस और यूरिया ये सब जो कार्बनिक पदार्थों में आ जाते हैं। यूरिया कैसे आता है? यूरिया मुख्यतः जो है एक्सक्रीशन के कारण जो है आता है। फिर भौतिक अथवा जलवायु घटक यानी फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? तो इसमें जो है प्रकाश हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, वायु हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी, नमी या आर्द्रता हो जाएगी, और कुछ भी आप सोच सकते हैं तो वो भी जो है जो भी जलवायु घटक हैं उनमें जो है ये शामिल किया जाएगा। तो ये जो है इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसको आप जो है इस तरह से भी जो है सिंप्लीफाई समझने के लिए कर सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक में जो है अजैविक में पहले जो है अकार्बनिक आ गया, तो जल, लवण और गैसें। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया और ह्यूमस हो गया। फिर इसमें फिजिकल फैक्टर्स या जिसको हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, प्रकाश, तापमान, हवा, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, यानी जो कुछ भी जो है जलवायु के कारक किसी पौधे या जीव जंतु को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर अपना असर डालते हैं, वो सभी जो है फिजिकल फैक्टर्स में यहाँ पर आ जाएंगे। जैविक में उत्पादक और उपभोक्ता मुख्य रूप से दो होते हैं। तीसरे नंबर पे अब घटक आता है। उपभोक्ता में 3 श्रेणियां होती हैं जिसको अभी हमने पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बायोटिक फैक्टर जो को आगे लेके चलते हैं और अब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो बायोटिक फैक्टर्स में जो है सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स की बात आती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो है ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और इसीलिए इनको जो है प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और इस क्रिया में ये ऑक्सीजन को निरंतर जो है छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और यही जो ऑक्सीजन होती है ये अन्य जीवधारियों के रिस्पायरेशन में काम आती है। जैसे कि मनुष्य जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो जैविक घटक में जो है पहला घटक जिसको हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर। अब इसको बहुत ज़्यादा जो लिखा है उसको केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको और डिटेल देखना तो उसको देखिएगा जो है। तो स्वपोषित या उत्पादक केवल वही होंगे जो प्रकाश संश्लेषण करके यानी सन की एनर्जी को ट्रैप करके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके और ऑक्सीजन और जो है वाटर रिलीज करेंगे, साथ में जो है एटीपी का निर्माण करेंगे क्लोरोफिल के माध्यम से, और उसके अलावा जो है वो बायोमास बढ़ाएंगे यानी कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करेंगे, यानी ये जो है जैव भार को भी बढ़ाएंगे। बायोमास जिसको जैव भार कहते हैं उसको भी बढ़ाएंगे। और इन्हीं पे पूरी सृष्टि डिपेंड करती है, चाहे वो जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हो, यूनिसेलुलर एल्गी हो, चाहे बड़े से बड़ा प्लांट हो। कुल मिलाकर जो रिस्पायरेशन करने में सक्षम है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम है, वही हमारे ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है आ जाता है उपभोक्ता या परपोषित घटक जिसको हम कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, ये चूंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जिनको हम पौधे मानते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड हैं। इसीलिए उनको हमने कहा कि ये परपोषी हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं। अब इसमें 3 श्रेणियां हमने बांटी थी। प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि चूहा, कीट, बकरी, गाय, खरगोश, हिरण। ये डायरेक्टली जो है पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी ये सीधे जो है प्रोड्यूसर को खाते हैं या प्रोड्यूसर के द्वारा दिए गए उत्पाद को खाते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं कंज्यूमर, वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर से, यानी इनसे जो है अपना भोजन बनाते हैं, या तो इनको खा जाएंगे या इनके जो है उत्पादों को खा जाएंगे। तो इसमें जैसे कि सांप, मेढक आदि आते हैं। अब ये डायग्राम आपके लिए बना हुआ है, यहाँ पर आप इसको देखिए। तो सबसे पहले जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं पौधे, ये पौधा है, इसने जो है फोटोसिंथेसिस की और उत्पादन किया, और पहले लेवल पे कीड़े जो शाकाहारी कीड़े होते हैं, हर्बीवोरस जो है इंसेक्ट्स होते हैं, उसने इनको खाया। उसके बाद जो है प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट ऑर्डर का, उसको हमने मान लिया कि मेढक। तो मेढक ने इस कीड़े को खा लिया। उसके बाद मेढक को खा लिया सांप ने, तो सांप क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये ट्रॉपिक लेवल में जो है सेकेंडरी कंज्यूमर की इसकी हैसियत हो गई। उसके बाद जो है अब सांप को जो है बाज उठा ले गया, ये तृतीय श्रेणी का मांसाहारी हो गया, और इसको हम टॉप कार्निवोरस कहेंगे, क्योंकि फिर बाज को जो है फिलहाल हवा में खाने वाला जो है कोई नहीं है। तो इस तरह से जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, जो टॉप कार्निवोरस हैं उनके उदाहरण और देख लीजिए। चीता, शेर, बाज, गिद्ध, ये सभी जो है टॉप कार्निवोरस में गिने जाते हैं। अब घटक कौन से जीव होते हैं? अब घटक जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि में जो है रिलीज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे फिर से जो है कार्बन कार्बन चक्र में चला जाएगा, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल में चला जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन साइकिल में चला जाएगा, सल्फर सल्फर चक्र में चला जाएगा। तो इस तरह से प्रकृति के जितने भी चक्र हैं वो चलते रहते हैं, और अब घटक के द्वारा जो है फाइनली जो है डिकम्पोज कर दिया जाता है सड़े गले जानवरों और सड़े गले पौधों के अवशेषों को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो यहाँ पर जो है लाशों का ढेर बिक जाएगा, बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो डिकम्पोजिशन जो है सबसे मुख्य प्रोसेस है, क्योंकि और डिकम्पोजिशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है वही कच्चा माल होता है हमारी सारी साइकिल्स, जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं उनको चलाने के लिए। तो ये जो है एक तरह से रिसाइकलिंग के लिए जो है हमको रॉ मटेरियल देते हैं, और डिकम्पोजर्स ही जीवाश्म के लिए जो है मैटर तैयार करते हैं, जिसको हम ह्यूमस लेयर कहते हैं मिट्टी की। आगे बढ़ते हैं अजैविक घटक। अब इसमें जो है पहला था कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, जल इत्यादि सब इसमें आ जाएगा। और वातावरण में सभी का अपना जो है एक निश्चित चक्र होता है। कार्बनिक पदार्थ में जो है जितने भी हमारे शरीर में जो है, जिनसे हमारा शरीर मुख्य रूप से बनता है, क्योंकि वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंडेड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, मूलतः जो हम ग्लूकोज मान लेते हैं, लिपिड्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, तो लिपिड हो गया। तो जब डिकम्पोजर इनको तोड़ता है तो क्या होता है, जैसे लिपिड है तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अलग अलग तोड़ता है। इसी तरह से प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, अमीनो एसिड फिर जो है नाइट्रोजन में टूट जाता है। तो ये जो है यही जो चक्र की हम बात कर रहे थे वो चलता रहता है। अब तीसरा है जो है फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसमें जो है ताप, जल और वायु इत्यादि आते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि खनिज पदार्थों का यानी जो मिनरल्स है उनकी साइक्लिंग जो है या उनका सर्कुलेशन जो है वो परितंत्र में नियमित रूप से चलता रहे। ये मृदा के द्वारा जैविक कारकों में प्रवेश कर जाते हैं, यानी बायोटिक जो है फैक्टर्स में प्रवेश कर जाते हैं, और पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु व गलने पर फिर से जो है मृदा और वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो काम जो कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत सारे तत्व आवश्यक हैं, उनमें से 6 प्रमुख हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
ये जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी इसीलिए कहे जाते हैं। भौतिक तत्वों के परिसंचरण क्रम का अध्ययन करने से हमें पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वायु, जल एवं लवणों के वातावरण से जीव के शरीर में मिलने और शरीर की अन्य अनेक क्रियाओं द्वारा पुनः वातावरण में मिल जाने का ज्ञान होता है। यानी हमको जितनी तरह की साइकिल जो है हमारे जो है वातावरण में चलती है उस सबको जो का हमको ज्ञान हो जाता है। अब हम आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसको जो है अध्ययन की दृष्टि से हम पहले दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी, दूसरे को कहते हैं सिन इकोलॉजी या समपारिस्थितिकी। अब इसमें जो है अंतर आप समझ लीजिएगा, इससे जो है कई बार क्वेश्चन आया है। तो ऑटो इकोलॉजी या ऑर्टिकोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत किसी जाति यानी स्पीसीज विशेष का परस्पर उस तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी एक खास स्पीसीज का मतलब ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के किसी खास स्पीसीज का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि जीवों का उच्च तुंगता के प्रति अनुकूलन का अध्ययन। अगर हम किसी जो है जीव की बात कर रहे हैं तो वो हाई एल्टीट्यूड में जो है उसके रहने पर वातावरण के साथ उसके किस प्रकार के जो है अंतर संबंध स्थापित होते हैं, उसका अध्ययन जो है क्या कहलाएगा, ऑर्टिकोलॉजी कहलाएगा। दूसरा है सिनकोलॉजी या जो है समपारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत केवल एक स्पीसीज को नहीं लेते हैं, इसके अंतर्गत केवल एक स्पीसीज को नहीं लेते हैं, पूरा एक जीवों का समूह जिसको हम एक कम्युनिटी कह सकते हैं, इसका परस्पर तथा उनके मतलब जीवों की कम्युनिटी का आपस में और उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं और उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन जो है हम करते हैं सिनकोलॉजी में। अब सिन इकोलॉजी को के अन्य विभेदों के द्वारा इसको अलग से समझाया जा सकता है। जैसे कि अब जब हमने कहा कि हम केवल एक जीव का अध्ययन नहीं कर रहे हैं सिनकोलॉजी में, हम क्या कर रहे हैं जो है एक पूरे कम्युनिटी का अध्ययन कर रहे हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको जो है कई और तरीकों से हम बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या पारिस्थितिकी, ये सभी जो है एक तरह से जो है पारिस्थितिकी की शाखाएं बन गई हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप या जंतु जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्गमित आबादी तथा इनके वातावरण से इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इनमें छोटा छोटा अंतर है। क्या लिखा हुआ है कि एक स्थान विशेष पर कोई एनिमल है या प्लांट है, उसकी पूरी जनसंख्या का उसके वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को हम जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है समुदाय या कम्युनिटी इकोलॉजी। तो समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है और जीवधारी, इसमें जो है केवल ये भी नहीं कि पेड़ या जंतु का ही हमको करना है, इसमें पेड़ भी हो सकता है, जंतु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं। यानी जितने भी तरह के वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी का एक कम्युनिटी के रूप में उसके जो है वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, उसका अध्ययन जो है हम कम्युनिटी इकोलॉजी में करते हैं। अगला है इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना जो है क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम इकोलॉजी। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है। बायोम पारिस्थितिकी, अब जैसे कई सारी जो है पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ होते हैं, लेकिन अब जो है अगर वो हम जल के कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, जलीय बायोम कहेंगे। तो बायोम पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति में एक तथा एक से अधिक जटिल समुदायों का समूह जो एक ही समय में विभिन्न अनुक्रम अवस्था में होता है, उनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो बायोम को तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और जानेंगे। अब अगर हम पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो हम जो है किस तरह से इसको बांट सकते हैं, तो हमारे दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला होता है वैज्ञानिक पारिस्थितिकी या साइंटिफिक इकोलॉजी। ये हमारे दृष्टिकोण पर है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो अगर हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं तो ये जो है प्रजाति तथा उसके पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है।
इसमें मुख्य बल तथ्यों और आंकड़ों को जानने वाले विशेषज्ञों द्वारा इकट्ठे किए गए मापनीय डेटा पर होता है, क्योंकि हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं और साइंटिफिक स्टडी बिना डेटा के संभव नहीं है। तो डेटा और फैक्ट्स का कलेक्शन और उसका इंटरप्रिटेशन जो है ये साइंटिफिक इकोलॉजी कहलाएगी। और अगर हम वहीं पर कहेंगे डीप इकोलॉजी, इसको जो है टर्म क्वाइन किया था अर्नीस्ट नेस ने, जो कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो गहन पारिस्थितिकी के अंतर्गत स्वयं को सजीव पृथ्वी के अंग के रूप में अनुभव किया जाता है, यानी हम इस पूरे जो है जो पृथ्वी ग्रह है उसका एक जो है सजीव अंग है तथा पृथ्वी के संरक्षण में अपनी भूमिका हमको तय करनी होती है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1973 में नॉर्वे के एक दार्शनिक जिनका नाम जो है अर्नीस्ट नेस था, उन्होंने किया था। गहन पारिस्थितिकी का प्रमुख सिद्धांत है कि पूरे सजीव पर्यावरण का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इसे मानव लाभ के उपकरण से पृथक स्वतंत्र रूप से फलने फूलने तथा विकास करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो है एक बड़ी सोच रखता है और इसको हम जो है सतत या स्थायी विकास की अवधारणा के साथ भी जोड़ सकते हैं कि हमको ये नहीं देखना है कि हमको किसी एक इकोसिस्टम को बचाना है या किसी एक कम्युनिटी इकोसिस्टम को बचाना है, हमको पूरी पृथ्वी पर जितना भी सजीव तंत्र है उसको एक साथ बचाने का जो है जो हमारी सोच है, जो हमारा अप्रोच है, वो जो है डीप इकोलॉजी के अंतर्गत परिलक्षित होता है। अब बहुत सारी जो है ब्रांचेज हैं पारिस्थितिकी तंत्र की जिनकी आपको परिभाषा दी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी की कौन सी ब्रांच है, तो ब्रांच से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो अब हम जो है 10-15 जो है ब्रांचेस के नाम जो है जल्दी जल्दी जो है देखेंगे और उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बस ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले ही हमारी जो इकोलॉजी है वो है प्रैक्टिकल इकोलॉजी या व्यवहारिक पारिस्थितिकी। तो ये जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वास्तविक जरूरतें हैं उसकी ये अवधारणा, इसमें वन्य जीव का प्रबंधन यानी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जैविक नियंत्रण, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सब कुछ शामिल है। दूसरा है केमिकल इकोलॉजी, ये विभिन्न जीवों के द्वारा जो रासायनिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उसको जो है इसका अध्ययन करते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी यानी जो है ये एक आवास और एक ही पर्यावरण की स्थिति और भिन्न भिन्न समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित होता है। भौगोलिक पारिस्थितिकी यानी इसमें हमारा अप्रोच जो है जियोग्राफिकल होगा, तो ये विभिन्न पर्यावरणों में यानी कि बहुत सारी जो है अलग अलग भौगोलिक दशाओं में, यहाँ पर्यावरण का मतलब है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में पौधों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण का, विशेषकर डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करती है और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो ये किसी परितंत्र के जैविक उत्पादकता तथा ये मानव के लिए किस प्रकार से उपयुक्त हो सकता है, इसको जो है परितंत्र पारिस्थितिकी में करते हैं। इथोलॉजी, अब यहाँ पर इथिक्स की बात आ गई कि जो है व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि जंतु किसी प्राकृतिक स्थिति में, किसी नेचुरल सिस्टम में किस तरह से अपने पर्यावरण के प्रति व्यवहार करता है, तो ये जो है इथोलॉजी में आ गया। फिर आनुवंशिक पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो आनुवांशिकी का जो है यानी हेरिडिटी का जो पालन हो रहा है, उसका जो विभिन्नताओं वेरिएशन के साथ जो है उसका जो संबंध है उसको इसमें अध्ययन करते हैं। अगला है हैबिटेट इकोलॉजी, तो ये विभिन्न आवासों में जंतुओं एवं पौधों के अध्ययन को सम्मिलित करता है। मानव पारिस्थितिकी, इसमें पूरा फोकस जो है पारिस्थितिकी और मानव के संबंध पर और उनकी अंतःक्रिया पर होता है। प्राच्य, प्राच्य का जो है शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, तो इसको हम एंशिएंट भी कह सकते हैं, यानी हमको पुरानी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों से मतलब है हमको कि हमको ओरिएंटल इकोलॉजी यानी कैसे धीरे धीरे विकास हुआ उसका अध्ययन करना है। तो ये भूतकालीन पर्यावरण स्थिति और जीवन से संबंधित है। इसमें जो है फॉसिल्स यानी जीवाश्म और रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रणाली से जो है हमको ये पता चलता है कि पहले इकोलॉजी या पहले ये इकोसिस्टम कैसा था, आज की डेट में वो इकोसिस्टम कैसा है। कुल मिलाकर ये पुरानी जो है इकोलॉजी के अध्ययन को फोकस करता है। फिर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पारिस्थितिकी परिस्थिति के अनुसार शारीरिक अनुकूलन, शारीरिक पारिस्थितिकी कहलाती है। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी,
ये जो है एक पॉपुलेशन की वृद्धि, खाद्य संरचना, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता है। फिर सिस्टम इकोलॉजी, जब किसी परिस्थिति की संरचना और क्रिया में गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर का व्यवहारिक प्रयोग होने लगे विश्लेषण करने हेतु, तो इसको जो है हम व्यवस्था पारिस्थितिकी कहते हैं या सिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिकी विभिन्न समूह, उदारता, सूक्ष्म पारिस्थितिकी, स्तनपायी पारिस्थितिकी यानी मैमल इकोलॉजी, कीट पारिस्थितिकी इत्यादि से संबंधित है। बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही ब्राइट जो है ब्रांच है इस समय। तो ये पूर्णतया पारिस्थितिकी का पर्यायवाची शब्द है जो किसी जीव की संपूर्ण प्रक्रियाओं को पर्यावरण के साथ में मिलाकर देखता है। और बायोनॉमिक्स में जो है विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस किए जाते हैं कंप्यूटराइज तरीके से और बाकी तरीकों से। मतलब ये डेटा के आधार पर जो है किसी जीव की संपूर्ण प्रक्रियाओं का जो है पर्यावरण के साथ जो है संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है फिर से हम जो है विभाजन या वर्गीकरण करते हैं। तो इसके प्रकार कैसे कैसे पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो तरह का हो सकता है मुख्य तरह से। एक हो गया नेचुरल, जिसको हमने नहीं बनाया है, मतलब मानव ने नहीं बनाया, नेचुरल है वो। जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है। तो ये सब क्या है, ये खुद बना हुआ है, प्रकृति ने इसको बना के दिया है, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ की हो या ना की हो, लेकिन हमने उसको बनाया नहीं है। दूसरा है कृत्रिम, इसको आप कह सकते हैं मैन मेड, यानी जो आदमियों ने जो बनाया है, ह्यूमंस ने जो बनाया है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक को अगर देखें तो ये जो है प्राकृतिक स्वतः प्रचलित होता है, यानी प्राकृतिक दशाओं में ये खुद ही चलता है, इसको मनुष्य की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती चलाने के लिए। इसमें स्थलीय यानी स्थल पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, टेरेस्ट्रियल हो गया। एक्वाटिक जो जल में हो, अब इसमें स्वच्छ जल भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, और दूसरा क्या हो सकता है समुद्री, जिसको मैरीन या ओशन इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंतर्गत जो है हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसको अगर हम जो है एक चार्ट से समझना चाहें तो ये हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल हो गया और एक्वाटिक हो गया, यानी स्थलीय और जलीय हो गया। स्थलीय में वन आ गया, घास स्थल आ गए, मरुस्थल आ गए, ये सब जो है नेचुरल होता है, मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। जलीय में स्वच्छ जल, यानी कि जिसमें लवण ना हो, यानी समुद्री ना हो, तो वो स्वच्छ जल हो जाएगा। अब जल भी दो तरह के होंगे स्वच्छ जल, एक प्रवाही जल होगा, यानी जैसे नदियों में वो प्रवाहित हो रहा है, और एक होगा स्थिर जल जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे पॉन्ड में जो है या तालाब में। दूसरा जो है जलीय सिस्टम जो है ओशनिक या जो है मैरीन वाला होगा, इसमें जो है महासागर आ जाएगा और समुद्र आ जाएंगे, ठीक है। मानव निर्मित या कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसमें सस्य भूमि यानी खेत, खेत जो है क्या है, खेत भी तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है या परितंत्र है। तो खेत जो है किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है अपनी सुविधानुसार। उद्यान या जो है बगीचे किसने लगाए हैं, मनुष्य ने लगाए हैं अपने अनुसार। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र भी इसमें आ जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो कुछ भी स्थापित किया जा रहा है एक पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, वो सब जो है मानव के द्वारा तैयार हो रहा है। अब इसी का जो है एक और डिटेल्ड जो है डिवीजन यहाँ पर है। तो यहाँ तो इधर हमने देख लिया था कृत्रिम में जो है जल जीवशाला, जल जीवशाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्वेरियम कहेंगे। आप लोग अपने घरों में भी एक्वेरियम रखते हैं ना, तो वो जल जीवशाला जो है एक्वेरियम हो गई। फिर वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन्स, जो है प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क, जिसको आप चिड़ियाघर कहते हैं या जू कहते हैं। और फसल भूमि हो गई आपकी खेत। तो ये जो है इस तरह से भी इसको जो है बांटा जा सकता है। स्थलीय में इसमें और डिटेल दिखा दिया गया है। इसमें एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, फिर टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया, और फिर मरुस्थलीय यानी डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। फिर वन में विषुवतीय वन आ गए यानी इक्वेटोरियल वन आ गए, मानसूनी वन आ गए, शीतोष्ण यानी टेम्परेट वन आ गए, और टैगा फॉरेस्ट आ गए।
अब इसके बाद जो है जलीय में जो है सागरीय परितंत्र को ले लिया। मतलब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है, लेकिन घूम फिर कर बात वही है। तो ये ओशन इकोसिस्टम हो गया। संक्रमणकालीन क्या हो गया, जहां पर ओशन और नदी का पानी मिलता है, जिसको एस्चुरी भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर खारा जल और स्वच्छ जल, इस तरह समझ लीजिए कि खारा जल और स्वच्छ जल जहाँ पर मिलता है वो संक्रमणकालीन परितंत्र होता है। और तीसरे तरह का स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यानी कि जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमने देखा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम होता है, मरुस्थलीय तंत्र होता है, ये सब जो है इसमें आता है। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तापमान, आर्द्रता और मृदा ये अनिवार्य है, ये इसके जो है बहुत जरूरी फैक्टर हैं। इसके बिना जो है कोई भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूर्ण नहीं हो पाएगा। जलवायु मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार से होगा। पृथ्वी के तल पर यानी पृथ्वी के जो सरफेस पर एक अनुमान के मुताबिक जो है 40% भाग पर वन है। और वनों में उत्पादक कौन होते हैं, वृक्ष होते हैं, जिनकी ऊंचाई, विविधता, वितरण वहां पर उपस्थित जलवायु के आधार पर होती है। यानी कि अगर हम वनों को भी बांटते हैं ना, जैसे हमने कहा मानसूनी वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो वहाँ की कैसी जलवायु है उसके आधार पर फॉरेस्ट जो है बढ़ते हैं। और उसमें प्लांट की हाइट भी जो है उस पर डिपेंड करती है कि वहाँ का जो है क्लाइमेट कैसा है। तो वनों को हम बांटते हैं इसमें, तो वनों को बांटते हैं भूमध्य रेखी या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन, टाइगा ग्रास कॉनिफेरस फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट। ये जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है फॉरेस्ट को बांटने की। वृक्षों के अतिरिक्त वनों में कुछ झाड़ियाँ जो मतलब कम हाइट वाली होती हैं, इनको श्रब्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होती इसलिए उनको श्रब्स बोला जाता है। काष्ठ लताएँ जिनको लेनिया कहते हैं, और धरातलीय वनस्पति जो है बिल्कुल जमीन पर उगती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं वनों में, जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस, ब्यूटेनिया फ्रोंडोसा, सोरिया, रोबस्टा, और अन्य वृक्ष जो पाए जाते हैं उसमें करकस, एसर, बिटुला जिसको भोजपत्र कहते हैं, थूजा, पाइसिया, पाइनस जिसको चीड़ कहते हैं, सिड्रस जिसको देवदार कहते हैं, और रोडेडेंड्रॉन, ये सब जो है बड़े बड़े पेड़ हैं जो है। फिर इसी में आता है ग्रॉस लैंड, ये टेरेस्ट्रियल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो स्थलीय परितंत्र में दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम। ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है और पृथ्वी के तल पर लगभग 19% भाग पर ये माना जाता है। ये एक अनुमानित है कि 19% भाग पर जो है लगभग ग्रॉस लैंड पाया जाता है। जैसे कि आप सवाना ग्रॉस लैंड की भी बात करते हैं तो वो क्या है, पूरा घास का ही मैदान तो है। तो ग्रॉस लैंड फॉरेस्ट में जो है क्या होता है, वृक्षहीन, यहाँ पर जो है ट्रीज नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल शाकीय पौधे यानी श्रब्स पाए जाते हैं, जिनकी हाइट जो है कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर्स तक हो सकती है, लेकिन ये वुडी प्लांट्स जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः यहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल होती है और तापमान जो है मीडियम होता है। घास परितंत्र में वर्षा कम होने के कारण वनों का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन मरुस्थलों की तुलना में यानी डेजर्ट्स की तुलना में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ग्रॉस इकोसिस्टम को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है, इसका एक अलग नाम भी है, इसको सवाना इकोसिस्टम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें झाड़ियों के साथ साथ छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये उष्ण और शीतोष्ण यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी ग्रॉस लैंड जो है ट्रॉपिकल भी होते हैं और जो है टेम्परेट भी होते हैं। अब आता है मरुस्थलीय यानी डिजर्ट इकोसिस्टम। तो तीसरे तरह का ये स्थलीय तंत्र है। डिजर्ट में आप जानते हैं पेड़ पौधों का जो है बहुधा जो है अभाव रहता है। तो दुनिया के जो स्थलीय भूभाग का लगभग जो 17% भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसी कारण जो है यहाँ पर
मरुस्थलों का विकास होता है। उच्च तापमान, कम वर्षा, उच्च वायु गति ऐसे स्थानों की प्रमुख विशेषता है। भारत के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थलीय भूभाग है जिसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट ऑफ थार या थार का मरुस्थल कहते हैं। अधिकांश मरुभूमि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है और यहाँ का दैनिक तापांतरण अपेक्षाकृत कम होता है, यानी दिन में बहुत गर्म होती है और रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो मरुस्थलीय परितंत्र को तापमान के आधार पर उष्ण मरुस्थल यानी जो है ट्रॉपिकल वार्म डिजर्ट कह सकते हैं, और शीत मरुस्थल जैसे कि जो है भारत में लेह लद्दाख वाला जो इलाका है उसको जो है शीत मरुस्थल में लाते हैं। तो इनका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में चिली व पेरू तट पर, अफ्रीका में सहारा, नामीबिया व कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिजर्ट है और दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल के रूप में है। आपने जो है ज्योग्राफी में मरुस्थलों के बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो उत्पादक में कुछ झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर हम कहाँ की बात कर रहे हैं, मरुस्थल की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे तो बड़े होते नहीं हैं, तो कुछ जो है प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पर होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कुछ घास व कुछ वृक्ष शामिल होते हैं। यहाँ पर कुछ मांसल यानी सकुलेंट व कांटेदार वनस्पतियाँ बहुतायत में बनती हैं। सकुलेंट क्यों बनती हैं, क्योंकि उसमें जो है पानी को रोकने के लिए जो है सकुलेंट एनाटॉमी उसमें होती है, और उसके अलावा जो उन पे कांटे पाए जाते हैं, पत्तियों का ज़्यादातर रूपांतरण जो है कांटों में हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन दोनों की प्रक्रिया जो है कम हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम पे आते हैं। तो जलीय तंत्र में जो है पहले हम जलीय तंत्र की विशेषता पढ़ लें, फिर इसका हम डिवीजन करेंगे। तो जलीय परितंत्र के अंतर्गत समुद्र, झील, नदियां, तालाब, नम भूमियां यानी जिसको हम क्या कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं या आर्द्र भूमियां भी कहते हैं, और संक्रमणकालीन परितंत्र जिनको हम जैसे कि एस्चुरी या डेल्टा, तो ये जो है इसमें शामिल है। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल है और समुद्र की औसत गहराई जो है 3750 मीटर और लवणता जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। ये एक औसत माना जाता है पूरी दुनिया का। तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, ऑक्सीजन की मात्रा और सैलिनिटी यानी लवणता, ये सभी जो है जलीय परितंत्र को प्रभावित करती है। ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय परितंत्र के ऊपरी सतह में ही आदर्श स्थिति में सुलभ होते हैं और गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है तथा 200 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर जो है पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उसको जो है फोटिक जोन और अभी जो आगे बांटेंगे उसको आप देखेंगे ऊपर। ऊपरी सतह में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है निर्माण करते हैं भोजन का, और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये जो है क्या होते हैं, ये पौधों के जो है पौधे जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका सेवन करते हैं। अधिक गहराई में रहने वाले प्राणी अपशिष्ट या अवसादों पर निर्भर रहते हैं। फिर लाइट इंटेंसिटी भी यहाँ पर मैटर करती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुँचना बहुत जरूरी है एक्वाटिक सिस्टम में प्रोडक्शन के लिए। तो लाइट इंटेंसिटी जल की विभिन्न गहराइयों तक पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता को लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। इसे लक्स मीटर द्वारा नापते हैं। इसी प्रकार ताल जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसका पीएच मान भी यंत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। पानी में इनकी विभिन्न प्रकार के कारकों की उपस्थिति व इनकी मात्रा जैविक घटकों का निर्माण करती हैं। अब इसमें से जैविक घटक कौन से होंगे किसी एक्वाटिक सिस्टम के, तो जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु उसका जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में सभी हरे पौधे और कुछ जो है संश्लेषी जीवाणु होते हैं जिनको सिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन जैसे अब सल्फर का संश्लेषण कर रहे हैं तो सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे उनको, तो इस तरह से सल्फर उत्पादक हो जाते हैं। तो ये निम्न प्रकार के होंगे। अब पहला जो है मैक्रोफाइट्स, जिनको गुरुप्लवक हिंदी में कहेंगे, लेकिन हिंदी में आप नहीं याद रख पाएंगे, इसको मैक्रोफाइट्स कहिए। तो ये जड़ वाले बड़े पौधे होते हैं जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रोफाइट्स का मतलब ही है कि बड़े पौधे।
फ्री फ्लोटिंग, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हो सकते हैं, ये टाइप्स हैं इसके, जैसे कि ट्रापा, सिंघाड़ा आपने देखा होगा पानी में, तालाबों में, एजोला, वुल्फिया व जलकुंभी, ये सभी कैसे हैं, फ्री फ्लोटिंग जो है मैक्रोफाइट्स हैं। इसके बाद पानी में तैरने वाले यानी सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, तो ये जो है पानी के अंदर ही तैरते रहते हैं, मतलब उसकी सतह पर नहीं आते हैं, जैसे कि हाइड्रिला। जल निमग्न जड़ों वाले यानी कि सबमर्ज्ड जो है प्लांट, रूटेड सबमर्ज प्लांट, जिनमें जड़ भी हो लेकिन वो जल में डूबे हुए हों, तो इन पौधों की जड़ें नीचे मिट्टी में कीचड़ में धंसी रहती हैं और पत्तियां पानी के अंदर ही तैरती रहती हैं। इसका उदाहरण है वेस्लिनेरिया। ये सभी उदाहरण भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। जड़ों वाली तैरती पत्तियों वाली यानी रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, यानी कि ये जड़ तो इनकी जो है स्थिर है लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं वो फ्लोट करेंगी, तो ऐसे पौधों की जड़ें कीचड़ में होती हैं तथा पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं, जैसे कि कमल। तो ये जो है आपने देखा मैक्रोफाइट्स के उदाहरण। अब जो है दूसरे तरह के हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर, प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स जो है, जिसको प्लवक भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से समुद्र के प्रकाशित क्षेत्र में, जो फोटिक जेन होता है जिसमें प्रकाश पहुंचता है, उसमें पाए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म पादप यानी जो है छोटे पौधे बहुत सारे होंगे, एल्गी होगी और बाकी कुछ जो है माइक्रोब्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें, अब इसके टाइप्स में आ गए प्लैंक्टन्स के, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ये यानी पौधों वाले जो है प्लवक हैं। तो ये प्रायः सूक्ष्म पौधे होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो है माइन्यूट पौधे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से ज़्यादातर क्या होते हैं, एल्गी या शैवाल होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, माइक्रोसिस्टिस, ऑस्ट्रेलिया, यूलोथ्रिक्स, ये सभी जो है इनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है एल्गी होते हैं। जो पादप प्लवक होते हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये सूक्ष्म आकार के और इनकी जनन क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी जो है मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत कम समय में अनुकूल परिस्थितियों में सागरी जल को पूरी तरह से ढक भी लेते हैं। ये स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। शैवाल तथा डायटम इनके प्रमुख उदाहरण हैं, जो आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यद्यपि इनका सर्वाधिक विकास ठंडी महासागरीय जलधाराओं में होता है, किंतु सागरीय धाराएं इन्हें अन्य क्षेत्रों में वितरित करती हैं, बहाकर ले जाती हैं। एक एग्जाम्पल है ग्वाइनलॉक्स तथा जिम्नेडियम। ये पादपों में जनन तीव्र गति होता है, जिससे लाल भूरे रंग के पादपों का अधिक हो जाता है, उससे जो है रेड टाइड्स कहते हैं, और इनका विकास जो है गर्म सागरीय क्षेत्रों में होता है। तो याद रखिएगा रेड टाइड्स कैसे बनते हैं। अब जो है जंतु प्लवक आते हैं, जू प्लैंक्टन्स। ये प्रोड्यूसर तो नहीं हो सकते हैं लेकिन इसको हमको प्लैंक्टन्स के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ना है। तो ये छोटे क्रस्टेशियंस और जो है इनवर्टिब्रेट होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और इनमें वर्टिब्रा कॉलम नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो ये अकशेरुकी प्राणी होते हैं। इनका आकार 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक हो सकता है, मतलब इनकी जो है जो रेंज है बहुत लंबी है। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो शाकाहारी, मांसाहारी और अवसाद पोषित यानी सेडिमेंट्स पर भी पल सकते हैं। कुछ जंतु प्लैंक्टन अपने जीवन चक्र के कुछ ही समय तक प्लैंक्टन की श्रेणी में रहते हैं। बड़े होने पर इनको हम नेक्टन या बेंथन समूह में जो है काउंट करते हैं। अब नेक्टन और बेंथम भी हमको आगे पढ़ना है, तो पहले हम कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं, इसी में वो भी आ जाएंगे। अब जो है एक्वाटिक सिस्टम के कंज्यूमर्स की हम बात करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। निश्चित रूप से कोई भी कंज्यूमर होगा हेट्रोट्रॉप ही होगा। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होगा, तो वे शाकाहारी पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पहला आ गया हमारा, अभी हमने बेंथिक कम्युनिटी या बेंथॉस की बात की थी। तो नितल जीव जात, ये सागर तल के समीप पड़े रहते हैं, सागर तल के बहुत पास होते हैं और वहाँ पर जो पौधों के अवशेष लगातार जमा होते रहते हैं मरे हुए पौधों के, उनको ये खाते हैं। इनमें मछली, लार्वा, भृंग जिनको बीटल्स कहते हैं, माइट्स, ये सभी आते हैं। इस क्षेत्र में यानी बेंथॉस में सागरी शैवाल, ईल घास, कछुआ घास या अन्य पौधे उगते हैं, जबकि जंतुओं में
बाइबेब, मोलस्क, सीपी, ऑस्टर, सॉर्क, झील, बोटुलुट फिश, वाइबर फिश, प्लैंकन ईल, स्क्वैड, ऑक्टोपस आदि प्रमुख जंतु देखे जा सकते हैं। तो ये सभी कैसे हैं, बेंथोस या बेंथिक कम्युनिटी है। ये मान लीजिए जो है ये सागर है, तो ये सागर के बिल्कुल तल के पास जो है यहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ ऐसी भी प्रजातियां हैं जैसे कि स्कारलेट प्रॉन्स कवास है, जो रात्रि में समुद्र तल से ऊपरी सतह पे जाके भोजन करके और फिर जो है लौट आते हैं। कठोर खोल में रहने वाले प्राणियों की अधिकता जो है बेंथस समुदाय में पाई जाती है तथा यहाँ विभिन्न बैक्टीरिया एवं सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट यानी कि वह क्षेत्र जहाँ बेसाल्टिक लावा उत्पन्न होता है उस पर जो है हाइड्रोथर्मिक वेंट पर खाद्य श्रृंखला रसायन का संश्लेषण करते हैं। तो अब अगर जो है इनकी हम फूड चेन की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में ज़्यादातर ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स आ जाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद इन पे डिपेंड रहने वाले बेंथोस जंतु हैं जिनको हमने आगे देखा, वो कैसे हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्टन जंतु आते हैं, ये कैसे हो जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे। अब नेक्टन की बात की है तो चलिए नेक्टन के बारे में जान ले, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। तो ये जो है कीट और मछली दोनों होते हैं और शाकाहारियों से ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो नेक्टन कम्युनिटी क्या कहलाती है, सागरी गहराइयों में स्वतंत्र एवं धारा के विपरीत तैरने वाले बृहद आकार के शक्तिशाली जंतुओं का ये समूह होता है, जिसमें अधिकांश जो है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि व्हेल वगैरह भी आ जाएंगे, नेक्टन कहलाते हैं। नेक्टन समुदाय की प्रमुख मछलियां हेरिंग तथा स्क्विड्स पैलेजिक हैं। नेक्टन वर्ग के अन्य जीव हैं सील, व्हेल, समुद्री गाय, डॉल्फिन, क्लॉनफिश, स्पॉट कॉकर, परजीवी, फोटोस्टोमिया, बेनेट्यूज, हेटेज, ये सभी जो इसमें आते हैं। अब टर्सरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे भाई हमारे इसमें एक्वेटिक सिस्टम में, तो ये जो है मांसाहारी वाले होंगे, जैसे कि गेम फिश या आखेट फिश कहते हैं। अब यहाँ पर डिकम्पोजर्स कौन होंगे एक्वेटिक सिस्टम में, तो इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता यानी माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये सिर्फ अपघटित कार्बनिक पदार्थों का अंश अवशोषण करते हैं। ये मुख्यतः जीवाणु, एक्टिनोमाइस्टीज व कवक होते हैं, यानी कि फंजाई होते हैं। उदाहरण के लिए एस्परजिलस एक फंजाई है, राइजोपस, ट्राइकोडर्मा, फ्यूजेरियम, ये सभी ज़्यादातर जो है फंगस हैं जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। अब एक्वेटिक सिस्टम का जो है पहला पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कौन सा हम पढ़ते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, जो किसी तालाब या ताल का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये कैसा सिस्टम होता है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, क्योंकि इसमें जो है खारा पानी नहीं होता है। और ताल में उपस्थित जीव जंतु एवं पादप उसके भौतिक रासायनिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और अपने अनुकूलनों की मदद से सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। इसमें ताल में अजैविक घटक कौन कौन से पाए जाएंगे, तो ताल में जो है जो एबायोटिक फैक्टर्स होंगे वो प्रकाश, ऊष्मा, जल का पीएच मान, उसके पानी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमिक एसिड इसमें आ जाएंगे। इसमें स्थायी अवस्था एक शब्द होता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में। तो ताल के जल में किसी भी समय उपस्थित खनिजों की मात्रा को स्थायी अवस्था कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर उस समय उस पॉन्ड में कितना खनिज लवण उपस्थित था उसकी जो मात्रा है उसको हम स्टैंडिंग स्टेज कहते हैं। अविलता सूचकांक या टर्बिडिटी इंडेक्स, तो जल की विभिन्न गहराइयों में अविलता क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कणों के कारण निर्मित, इसको सेची डिस्क से नापते हैं। तो ये टर्बिडिटी इंडेक्स होता है। आप जानते हैं वाटर टर्बिडिटी का मानक भी होता है कि टर्बिडिटी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं जानी। पेयजल के बारे में जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है बड़ा तंत्र है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम मैरीन या ओशन इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो माना जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूभाग पर जो है सबसे ज़्यादा एरिया में जो है दुनिया में ओशंस ही हैं।
तो समुद्र बृहद क्षेत्रों में फैले हुए खारी पानी का जो है बृहद भंडार तंत्र होते हैं। विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है, यानी बायोमास जो है सागरों में ज़्यादा पाया जाता है। समुद्री परतंत्र में जो फूड चेन होती है वो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पोषक तत्वों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय परतंत्र की ऊपरी सतह पर उपलब्ध होते हैं। गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। 200 मीटर से अधिक गहराई पे जाने पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। कोई समुद्र है, उसमें 200 मीटर के नीचे सूर्य का प्रकाश जो है नहीं जाता है, या जाता तो बहुत मध्यम जाता है, उसके नीचे जाने पर अंधेरा हो जाता है। तो 200 मीटर तक का जो जोन होता है इसको प्रकाशित जोन या जो है फोर्टिक जोन कहेंगे। ये वाला जोन जो होता है ऊपर से लेके 200 मीटर तक का, ये फोर्टिक जोन होता है। और उसके नीचे वाला जोन जो होता है उसको एफोर्टिक या अप्रकाशित जोन कहेंगे। ठीक है, तो फोर्टिक जोन में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तथा जो एफोर्टिक जोन है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, ये सेडिमेंट्स पे जो है डिपेंड। सेडिमेंट्स क्या, जो बहुत सारे सड़े गले जंतुओं के जो शरीर हैं उनसे जो कार्बनिक पदार्थ जो है लगातार घुलते रहते हैं, वो एक अवसाद के रूप में जमा होते हैं सागर तल पर। तो उसमें से जो है ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में लवणों की मात्रा सामान्यतः 35 पार्ट पर मिलियन, 35 भाग प्रति हजार से अधिक पाई जाती है। और नदियों के मुहाने पर जल में लवणता की मात्रा कम और तटों से दूर सागरीय लवणता बढ़ती जाती है। तो ये लवणता का जो है फैक्टर है कि अगर नदियों के मुहाने पर जो है देखेंगे तो जल में लवणता जो है की मात्रा और कम होगी, और जैसे जैसे जो है समुद्र तट से अंदर की ओर समुद्र में बढ़ते जाएंगे तो सागरीय लवणता यानी जो सैलिनिटी है उसकी वो बढ़ती जाएगी। सूर्य के प्रकाश, सागरों में प्रकाश गहराई, लवणता, पौष्टिकता के आधार पर महासागरों को जो है बांटा जा सकता है। पहला जो है इसमें बेलावर्ती या पैलेजिक बायोम होता है। ये सब महासागरीय के जो है पार्ट है। तो बेलावर्ती या पैलेजिक बायोम क्या होता है, सागरों के महाद्वीपीय शेल्फ अर्थात तटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, अवसाद, तापमान तथा लवणता पाई जाती है। सागरों के तटीय भाग की 200 मीटर गहराई तक पैलोजिक बायोम पाया जाता है, यानी 200 मीटर की गहराई तक जो है समुद्र तट से जो है नीचे वो क्या होती है, पैलेजिक बायोम के अंतर्गत आती है। पैलोजिक बायोम में विशेषता फाइटोप्लैंक्टन्स तथा जू प्लैंक्टन्स जो है पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से तैरने वाले शैवाल भी पाए जाते हैं। नेक्टन वर्ग जो होता है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, का अधिकतर जो है जैविक रीढ़ की हड्डी वाले यानी वर्टिब्रेट मछली आदि यहाँ पर पाई जाती है। और पानी की सतह पे बहुत सी चिड़िया तथा जल मुर्गियाँ भी इस क्षेत्र में तैरती हैं। कौन सा जोन है ये, पैलेजिक बायोम है। पैलेजिक बायोम के विभिन्न जैविक प्रकाशित क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, यानी ये जो है समुद्र के केवल फोर्टिक जोन तक ही सीमित रहते हैं। सागर के इस भाग में विशेषता डायटम पाए जाते हैं और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। दूसरा बायोम हमारा आ जाएगा बेंथिक बायोम। बेंथिक के बारे में आप जानते हैं कि जो सागर तल से बिल्कुल निकट में होते हैं, ये वाली जो कम्युनिटी होती है इसी को तो हमने बेंथिक कहा था। तो बेंथिक बायोम क्या होता है, सागर की निचली तली अर्थात सागर की तलहटी के बायोम को हम क्या कहते हैं, बेंथिक बायोम कहते हैं। इस भाग में सागरी शैवाल, ईल घास, कछुआ घास उगती है, जबकि पशु वर्ग में मोलस्क यहाँ पर होंगे, घोंगा होंगे, सीपी होंगे, कीड़े होंगे, जेलीफिश, झींगा, स्टारफिश, सागरीय मकड़ी या बहुत से सूक्ष्म प्राणी यहाँ पर पाए जाएंगे। विभिन्न सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का औसत सूखा उत्पादन यानी एवरेज ड्राई मास प्रोडक्शन कितना होता है, 350 ग्राम प्रति वर्ग प्रति मीटर प्रति वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। परंतु सागर की गहराई की ओर जाते हुए औसत उत्पादकता जो सागर की है वो लगातार कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश क्षेत्र के जहाँ नीचे हम एफोर्टिक जोन में आते हैं वहाँ पर जो है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उत्पादकता वहाँ पर लगातार गिरती चली जाती है। तो सागर को अगर हम सागरी परतंत्र को बांटना चाहें और इस चित्र से समझना चाहें तो ये सागर है,
इसमें पेलेइक जोन होगा जो फोटोइक जोन में अंतर आता है, बेंथिक जोन होगा जो एफोइटिक यानी अप्रकाशित क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले पेलेइक जोन की बात कर लें। इसमें भी फोइटिक जोन होगा, यानी यहाँ पर 200 मीटर तक जहाँ तक प्रकाश पहुँच रहा है तो इसको ईपी पेलेजिक कहेंगे। अब जो पेलेजिक में जो समुद्र तट से निकट वाला क्षेत्र है प्रकाश, उसमें भी अप्रकाशित मंडल होता है, एफोइटिक जोन होता है। तो इसमें मिड पेलेजिक, डीप पेलेजिक और प्लूटोनिक क्षेत्र आते हैं। और बेंथिक में जो है लिटोरल, जिसको बेलांचली कहते हैं, उप बेलांचली और गहरे तलीय। मतलब इसको यूं समझ लीजिए आप जो है, अगर ये नीचे बेंथिक वाले की बात हो रही है तो सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा, डीप लिटोरल ये वाला, उसके ऊपर सब लिटोरल जोन आ जाएगा और उसके ऊपर जो है लिटोरल जोन आ जाएगा। ये बेंथिक का जो है हम यहाँ पर इस तरह से 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक और जो है बहुत ही प्रोमिनेंट इकोसिस्टम होता है जिसको प्रवाल भित्ति परितंत्र या जो है कोरल रीफ इकोसिस्टम कहते हैं। और आजकल चूंकि पर्यावरण की दृष्टि से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इशू हो गया है, प्रवाल भित्तियों का जो लॉस हो रहा है जिसको प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। तो कोरल रीफ इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, प्रवाल या कोरल क्या होता है, एक जीवित प्राणी होता है जिसको पॉलिप कहते हैं। ये अपनी बनाई द्वारा एक कठोर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की खोल के अंदर रहता है तथा जूजेंथिली नामक शैवाल के साथ जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। यही शैवाल इन्हें विशेष रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल या जो है कोरल जो होते हैं अत्यधिक उत्पादकता और जैव विविधता के कारण महासागरीय वंशावन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में शैवालों और जंतुओं के पारस्परिक सहयोग से ये निर्मित होता है। शैवाल जो जूजेंथिली है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद भोजन बनाते हैं और कोरल क्या करते हैं, जो कोरल पॉलिप होते हैं इसकी भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। यानी जूजेंथिली जो शैवाल है एल्गी है जो इसके साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहा है, तो शैवाल क्या करता है, इसको जो है भोजन देता है और जिसके बदले में कोरल जो है से इसको शैवाल को सुरक्षा मिलती है, वो उसके ऊपर चिपके रहते हैं। कोरल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं जो बहुत ही संवेदनशील जीव होते हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत दूसरा पॉलिप उसकी खोल के ऊपर अपना खोल बनाने लगता है और इस एक के मर जाते हैं, उसके दूसरा बनाता है, दूसरा मरता है तो तीसरा बनाता है। तो क्या होता है, ये लंबे समय तक अगर ये क्रिया चलती रहती है तो इससे एक भित्ति या रीफ बन जाती है जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये छोटी मोटी नहीं होती, कई किलोमीटर्स तक जो है फैल जाती है ये कोरल रीफ। तो प्रवाल यानी कोरल के विकास हेतु हमको आवश्यक दशाएं क्या चाहिए, तो इसके लिए महासागरों में उष्णता होनी चाहिए यानी वार्म ओशन होने चाहिए जिसमें तापमान जो है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। प्रवाल के विकास हेतु 60 से 70 मीटर गहराई उपयुक्त मानी जाती है जहां उन्हें सूर्य का प्रकाश और पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। प्रवालों के विकास हेतु औसत सागरीय लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी जो है 27 से 30% होनी चाहिए। सागरीय तरंग और धाराएं प्रवाल हेतु भोजन लाती हैं और तथा ये नैरेटिक मंडल में मौजूद अवसादों को खुले सागरीय क्षेत्र में वापस ले जाती हैं जिससे नैरेटिक मंडल में प्रकाशित क्षेत्र का विस्तार होता है जो प्रवालों की वृद्धि में सहायक होता है। अब प्रवाल भित्ति के प्रकार थोड़ा सा देख लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तटीय प्रवाल भित्ति होती है जिसको फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। दूसरा बैरियर रीफ होता है, जैसे आपने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास वाला। तीसरा होता है एटॉल रीफ जिसको एटॉल प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इनका टाइप से क्या मतलब है इसको समझ लीजिए। पहली बात आ रही है फ्रिंगिंग रीफ, तो ये महाद्वीपों अथवा द्वीपों के किनारे अतः अंतः सागरीय चबूतरों के ऊपर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियां, यानी ये तटों से काफी पास होते हैं। इन प्रवालों का स्थलोन्मुख भाग मंद ढालवात होता है जिसके फलस्वरूप तटीय प्रवाल भित्तियों की संरचना कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, एक समान नहीं होती है। तटीय प्रवाल भित्तियां सामान्यतः स्थलीय भाग से सटी होती हैं, मतलब ये सागर तटों के बिल्कुल किनारे ही होती हैं, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल के बीच जो है अंतराल हो जाने के कारण छोटी लैगूनों का निर्माण हो जाता है
जिसे बोट चैनल भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण इसके कुछ ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रिंगिंग रीफ के उदाहरण बताइए। तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह, पाक की खाड़ी और दक्षिण फ्लोरिडा, ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अवरोधक प्रवाल क्या होते हैं? बैरियर रीफ। तो इनका निर्माण सागरी तट से कुछ दूर किंतु तट के समानांतर होता है। मतलब जो है, अगर हम कहें ये सागर है तो ये सागर तट है, मान लीजिए ये हमारा लैंड है और इधर जो है सागर तट है। तो ये सागर तट से तो दूर बनेंगे, लेकिन ये जो है इसके पैरेलल चलेंगे, और यही कंडीशन जो है ग्रेट बैरियर रीफ की है, ऑस्ट्रेलिया वाले की। तो ये प्रकार की लंबी, विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती है तथा अलग अलग स्थानों पर टूटी फूटी होती है, जिनका इन संबंध जो है इनका खुले सागरों से इसके कारण बना रहता है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है, तो बहुत बड़ी हो गई। फिर एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति, तो प्रायः द्वीपों के चारों तरफ, ये कहाँ बनती हैं? आइलैंड्स के चारों तरफ बन जाती हैं, सागर के ठीक किनारे नहीं बनती हैं, मतलब किसी बड़े भूभाग के नहीं, आइलैंड को घेर लेती हैं ये। तो ये प्रायः द्वीपों के चारों ओर या जलमग्न पठारों के ऊपर वलयाकार, अंडाकार रूप में या पानी में जाने वाली संरचना घोड़े की नाल के फॉर्म में, यानी इस शेप में भी हो सकती हैं या रिंग शेप में भी हो सकती हैं। तो इसको हम जो है एटॉल कहते हैं, एटॉल भित्ति या एटॉल रीफ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस भाग में यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और इकोसिस्टम के या इकोलॉजी के पार्ट 2 में जो है हम जो उसका फंक्शनल वैल्यू है इकोसिस्टम की, जिसमें फूड वेब, फूड चेन और पिरामिड्स, डिफरेंट टाइप के एनर्जी का फ्लो, ये सब जो है देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।